हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम में लर्निंग पर स्वागत है। मैं प्रतेश सर। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके। पालमपुर की स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की जो मेन एक्टिविटी होती है, वहाँ पर दो तरह की एक्टिविटी देखी जाती हैं। एक एक्टिविटी होती है प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोडक्शन का काम करता है, और दूसरी एक्टिविटी होती है कंज्यूमर के द्वारा जो कंजप्शन का काम करता है। ओके, तो हम लोग आज एक स्टोरी के थ्रू, पालमपुर की स्टोरी के थ्रू हम लोग इकोनॉमिक स्टडी का अध्ययन करेंगे। ओके। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स देयर आर 5 पॉइंट्स विच विल बी कवर्ड। ओके, हम लोग 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ओवरव्यू, सेकंड इंट्रोडक्शन, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ फार्मिंग इन पालमपुर, एंड फिफ्थ नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ओवरव्यू। ओके, द पर्पज ऑफ द स्टोरी is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story. This is story of a hypothetical village called पालमपुर। ओके, इसका मतलब है कि हम लोग इकोनॉमिक्स की जो एक्टिविटी पढ़ेंगे वह है पालमपुर के एक हाइपोथेटिकल स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। ओके, the narrative is partially based on research study of Gilbert Itney of a village in बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मीन्स यह गिलबर्ट एटनी का एक रिसर्च पेपर है जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक गांव से लिया गया है। ओके, कह सकते हैं कि यह उससे काफ़ी संबंधित है, या मतलब ओके। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट बात करते हैं कि एक्टिविटी इन पालमपुर। देयर आर थ्री देयर आर 4 मेजर एक्टिविटी इन पालमपुर। फर्स्ट फार्मिंग, सेकंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड डेयरी, एंड फोर्थ ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब है कि पालमपुर विलेज में मुख्यतः 4 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। पहला है फार्मिंग, जहाँ पर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की बात की जाती है। सेकंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर स्मॉल स्केल सेकेंडरी सेक्टर की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। थर्ड डेयरी, डेयरी इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पालमपुर विलेज में डेयरी कैसे दूध या मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। एंड फोर्थ दैट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू वन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज पब्लिक from one place to another place. Okay, next, various types of resources combine to produce the desired goods. Okay, means what are the goods, or what are the inputs by which a producer can produce output. Okay, first natural resources, second man made items, third human imports, and fourth money. Okay, इसका मतलब है कि ये जो 4 प्रकार के रिसोर्सेस हैं, जिसकी मिला करके जो हमारे आवश्यकता के गुड्स एंड सर्विसेज है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स जो हमारे नेचुरली तौर से मिलते हैं। सेकंड मैन मेड आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो मैन अपने स्किल से प्रोड्यूस करता है। थर्ड ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट्स का मतलब होता है कि जब ह्यूमन एजुकेटेड एंड स्किल्ड, हेल्दी एजुकेटेड एंड स्किल्ड हो जाता है, तो वह अपने एफर्ट्स से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। और उसके साथ ही साथ उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? मनी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड टॉपिक इंट्रोडक्शन। ओके,
पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। ओके, पालमपुर जो गांव है वह अपने नेबरिंग विलेज और टाउन से क्या है, वेल कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली रोड है वह बहुत बेहतर है, जो विलेज एंड विलेज एज वेल एज टाउन को बहुत वेल कनेक्टेड रखे हैं। जैसे आप देखें पालमपुर, जहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक बिग विलेज है जिसका नाम रायगंज है, वहाँ पर ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है। रायगंज पालमपुर से ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल वेदर रोड? ऑल वेदर रोड का मतलब होता है कि ऐसा रोड जो सभी मौसम में कनेक्ट किया जाए। जैसे कि मान लीजिए कभी रैनी सीजन में फ्लड आ जाता है, तो फ्लड में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ रोड हो जाते हैं जो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे एरिया से कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो ऐसे रोड को हम ऑल वेदर रोड नहीं कहते हैं। ऐसे रोड जो किसी भी मौसम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस को हमेशा कनेक्ट करते हैं, ऐसे रोड को हम क्या कहते हैं, ऑल वेदर रोड कहते हैं। तो पालमपुर रायगंज से कैसे कनेक्टेड है? ऑल वेदर रोड के थ्रू कनेक्टेड है। जो रायगंज कैसा है, एक बिग विलेज है। और पालमपुर साथ ही साथ अपने एक नियरेस्ट टाउन या मतलब कह सकते हैं कि स्मॉल सिटी जिसका नाम शाहपुर है, उससे भी रोड के थ्रू बेहतर कनेक्टेड है और वेल कनेक्टेड है। ओके, सेकेंड सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग पालमपुर के सड़कों पर देखें, पालमपुर के रोड पर देखें तो वहाँ पर क्या क्या चलता है पालमपुर के रोड पर। पालमपुर के रोड पर बुलक कार्ट चलता है जिसको आप हिंदी में बैलगाड़ी कहते हैं। टोंगाज, टोंगाज का मतलब होता है कि यह है, जब हम इक्का का नाम आप सुने होंगे, या घोड़े या हॉर्स जिसमें ऐड करके चलाया जाता है, हॉर्स जिसको खींचता है उसको हम टोंगाज कहते हैं। बग्घी, बग्घी का मतलब होता है कि जब हम बैल से, ओके, या कोई पर्सन जब किसी गाड़ी को खींचता है तो उसको हम बग्घी कहते हैं। लोडेड विद जजरी गुड़, जिस पर क्या लादे रहते हैं, गुड़ लादे रहते हैं। गुड़ का मतलब होता है, इसको मोलस भी कहते हैं, जजरी भी कहते हैं, जो खाने जिससे शुगर का प्री फार्म कह सकते हैं। और क्या चलता है आपके पालमपुर के रोड पर? मोटरसाइकिल चलता है, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए अगर हम लोग फैमिली कंपोजिशन की बात करें पालमपुर विलेज में, तो पालमपुर विलेज में 450 फैमिलीज रहती हैं। अगर इसको हम कंपोजिशन के फॉर्म में देखें तो 80 अपर कास्ट और जनरल के फैमिली के, जनरल कैटेगरी के फैमिली के लोग रहते हैं। जो मेजोरिटी ऑफ लैंड, इसका मतलब है कि जो पालमपुर में टोटल लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया का सबसे ज़्यादा भाग कौन ऑक्युपाइड किया है? सबसे ज़्यादा एरिया का जो ओनर है कौन है? अपर कास्ट या जनरल के लोग हैं, जो 80 फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, लार्ज हाउसेस, उनके पास जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास बड़े बड़े घर हैं, मेड ऑफ ब्रिक्स, ओके, जो ईंट के बने हुए हैं। और क्या है? विथ सीमेंट प्लास्टिंग, ईंट के बने हुए पक्के घर हैं जो सीमेंट से प्लास्टर किए हुए हैं। ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, 220 ओबीसी फैमिली है यहाँ पर, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है वो सीधे सीधे बताया है 80 अपर कास्ट फैमिली एंड 1/3 ऑफ टोटल फैमिली इज एससी, मीन्स 150। तो अगर हम अपर कास्ट और एससी के निकाल दें तो जो रिमेनिंग कॉस्ट है वह ओबीसी को कितना है, उसकी अमाउंट 220 है। ओके, अब हम बात करते हैं एससी फैमिली की। ये एससी फैमिली का कंटेंट है, ओके, लिव्ड इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज। ओके, जो एससी फैमिली है 150, पालमपुर में 150 फैमिली एससी फैमिली है, वह गांव के एक कोने में निवास करती है, रहती है। एंड मच स्मॉलर हाउसेस, जिसके घर बहुत छोटे छोटे हैं, मेड ऑफ मड एंड स्टा, जिसके घर कैसे बने हैं, घास फूस से उनके घर बने हुए हैं। इसका मतलब है कि पालमपुर विलेज में एससी कैटेगरी के 150 फैमिली रहती हैं, जिनके बहुत छोटे छोटे घर घास और कीचड़ के बने हुए हैं या मिट्टी के बने हुए हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, फैसिलिटीज इन पालमपुर। ओके,
अगर हम पहली फैसिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, फैसिलिटी को एक दूसरे फॉर्म में हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज क्या है? पहली फैसिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पालमपुर में यूज हो रही है? मोस्ट ऑफ द हाउसेस, इसका मतलब ज़्यादातर घरों में बिजली उपलब्ध हो गई है। साथ ही साथ वहाँ पर ट्यूबवेल्स भी चलते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पर ट्यूबवेल्स भी चल रहे हैं, जो पालमपुर में इरिगेशन का काम में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, जो वहाँ पर स्मॉल बिजनेस चल रहे हैं, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी अपना रोल प्ले कर रही है। ओके, अब हम लोग सेकंड की बात करें। सेकंड फैसिलिटीज, ओके, सेकंड फैसिलिटी दैट इज एजुकेशन। ओके, अगर हम लोग सेकंड फैसिलिटी की बात करें तो सेकंड फैसिलिटी पालमपुर विलेज में क्या है? एजुकेशन ऑफ स्कूल। तो स्कूल में दे पालमपुर विलेज में दो प्राइमरी स्कूल हैं। देयर आर टू प्राइमरी स्कूल्स इन पालमपुर विलेज एंड वन हाई स्कूल फॉर एजुकेशन। ओके, इसका मतलब कि शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए पालमपुर विलेज में दो प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। ओके, हेल्थ सेंटर का मतलब है कि हेल्थ सेंटर रोगियों को या पेशेंट को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने का स्थान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्थ सेंटर बोलते हैं। तो अगर हम पालमपुर विलेज को देखें तो पालमपुर विलेज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि पालमपुर विलेज में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और वन प्राइवेट डिस्पेंसरी, और साथ ही साथ वहाँ पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। तो ओके, इसका मतलब है कि पालमपुर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी है, एजुकेशन के लिए स्कूल की भी फैसिलिटी है, और साथ ही साथ पेशेंट के लिए हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं पालमपुर विलेज में। ओके, चलिए, मीन्स देयर आर थ्री फैसिलिटीज़ इन पालमपुर। ओके, तो अगर हम इस टॉपिक से लर्निंग आउटकम्स देखें, नोट, लर्निंग आउटकम्स आर एनालिसिस ऑफ इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन टॉपिक की हम एनालिसिस करें तो हम लोग स्पेशली पाएंगे क्या? पालमपुर इज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम लोग देखेंगे कि पालमपुर विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत डेवलप्ड है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर रोड का जो फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पालमपुर विलेज में अवेलेबल है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी। ओके, प्रोडक्शन एक्टिविटी। ओके, तो पालमपुर विलेज में टू टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती है। फर्स्ट है फार्मिंग एक्टिविटी। फार्मिंग कैसी एक्टिविटी है पालमपुर विलेज के? फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब पालमपुर विलेज का जो मेन काम है, मुख्य काम है, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो क्या है? वह है फार्मिंग। इसका मतलब कि पालमपुर विलेज के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? खेती करते हैं। किसके लिए? अपनी लाइवलीहुड के लिए। ओके, सेकंड नॉन फार्म एक्टिविटी। नॉन फार्म एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि क्या से रिलेटेड होते हैं? एलाइड सेक्टर और सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड होती है। जिसमें अगर हम लोग बात करें नॉन फार्म एक्टिविटीज़, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर मतलब छोटे छोटे गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशली गुड्स बनाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इट इज आल्सो रिलेटेड टू नॉन फार्म एक्टिविटी। शॉपकीपिंग, शॉपकीपिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस और शॉप एक्सेट्रा। मीन्स नॉन फार्म एक्टिविटी में, पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं? फर्स्ट स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड शॉपकीपिंग। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन आर इनपुट्स। अगर हम
कहें कि इकोनॉमिक्स में यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होता है उसके लिए 4 इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज इंटरप्राइज। ओके, तो जो पालमपुर की स्टोरी है इसके थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो पालमपुर में जो फर्स्ट इनपुट है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ओके, इसका मतलब पालमपुर विलेज में जो फर्स्ट इनपुट है वो लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल है। सेकंड इनपुट दैट इज लेबर। जो सेकंड इनपुट पालमपुर विलेज में है वो क्या है? लेबर। लेबर की जो कैटेगरी है और लेबर को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो पार्ट होगा, पहला पार्ट कैसा होगा? हाईली एजुकेटेड। हाईली एजुकेटेड लेबर इज रिलेटेड टू नेसेसिटी टास्क और नेसेसरी टास्क। इसका मतलब कि जब कोई नेसेसरी टास्क के लिए पालमपुर विलेज में कैसे लेबर है? हाईली एजुकेटेड हैं, लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट। यस, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मैनेजमेंट, कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाने के लिए, लाइक चलाने के लिए तो भाई जो भी कोई सीखा है उसको चला सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करने के लिए कंप्यूटर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वही ही इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को के टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम सेकंड देखें कि लेस और नॉन एजुकेटेड जो लेबर हैं वो कैसे काम करते हैं? मैनुअल वर्क है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जैसे प्यून का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते हैं, एक्सेट्रा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट के केस में प्यून का काम हाईली हाईली एजुकेटेड लोग भी करते हैं, नो डाउट। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन लेबर में भी हाईली एजुकेटेड लोग करते हैं काम, लेकिन ये मजबूरी में करते हैं। लेकिन जो पालमपुर विलेज है वो कैसा है? वेल डेवलप्ड विलेज कह सकते हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो लेस आर नॉन एजुकेटेड लोग हैं, इस वजह से वहाँ पर ऐसे लोग मैनुअल वर्क करते हैं। और जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो नेसेसिटी टास्क को और नेसेसरी टास्क को कंप्लीट करने वाला वर्क करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि ऐसे कैपिटल जो मोर देन 1 ईयर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। ऐसे ऐसे इनपुट को हम क्या करते हैं? ऐसे इनपुट को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जिसका एग्जांपल्स क्या है? टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है। ओके, ऐसी चीज जो मोर देन 1 ईयर यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। सेकंड बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। किसके? वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल आप जानते हैं कि वन टाइम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे कॉटन है, कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट हो गया तो ये वन टाइम यूज हो गया, खत्म हो गया। ओके, मनी इन हैंड, एक बार आपने पेमेंट कर दिया मनी को तो आपके पास से मनी चली गई। तो ऐसी चीजें जो वन टाइम यूज होती हैं ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आई होप आपको कैपिटल समझ में आया होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो चीजें यूज की जाती हैं, ओके, द inputs which has efficiency to produce, create or make something is known as capital. ओके, कैपिटल 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल ऐसे कैपिटल को कहा जाता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में मोर देन 1 ईयर यूज होता है। और वर्किंग कैपिटल ऐसे कैपिटल को कहा जाता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में सिंगल टाइम यूज होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल एक बार यूज हो गया तो फिर वो खत्म हो गया, उसका फाइनल गुड्स बन जाएगा। सेकंड, मनी इन हैंड, जैसे पेमेंट हो गया एक बार तो वो पैसा आपके हाथ से चला गया। चलिए अब हम लोग बात नेक्स्ट इनपुट की बात करते हैं, दैट इज इंटरप्राइज और इंटरप्राइज एंड नॉलेज। ओके, स्पेशली इंटरप्राइज ही आपका 4 टाइप ऑफ इनपुट होता है, लेकिन जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है वो साथ ही साथ कंबाइन किया हुआ है नॉलेज को। तो हम लोग बात करेंगे कि इंटरप्राइज एंड नॉलेज। नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। इसका मतलब कि
जो इंटरप्राइज है उसमें एक स्पेशल टाइप का नॉलेज होता है जिसमें हम लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को एक साथ रख करके हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे अगर आप देखें, टू प्रोड्यूस एन आउटपुट दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन एज वेल एज सेल इन द मार्केट। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं वह प्रोड्यूसर सेल्फ कंजप्शन के लिए भी यूज करता है और साथ ही साथ जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा उसको मार्केट में सेल भी करता है। अब हम लोग थोड़ा से और इसको देखें। ओके, तो एक नोट पॉइंट इस टॉपिक से निकल करके आता है। कौन सी टॉपिक? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से। तो नोट पॉइंट क्या है? एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड इंटरप्राइज नॉलेज दैट इज आल्सो नोन एज ह्यूमन कैपिटल आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। ओके, एंड आप कैपिटल की जब बात करते हैं तो अगर इंटरप्राइज और नॉलेज एक साथ मिल जाता है तो वो किसका फॉर्मेशन करने लगता है? ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करने लगता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स में ह्यूमन कैपिटल की चर्चा करेंगे। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब आएंगे तो फिर इसकी चर्चा होगी, क्योंकि सेकंड चैप्टर उसी पर बेस्ड है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक 1.4 फार्मिंग इन पालमपुर। ओके, फार्मिंग इन पालमपुर फर्स्ट सब टॉपिक लैंड इज फिक्स्ड। आप जानते हैं कि लैंड को बढ़ाया या कम नहीं किया जा सकता, मीन्स द लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, लेकिन लैंड को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे आइडल लैंड, ऐसे आइडल लैंड मीन्स ऐसे लैंड एरिया जिस पर खेती नहीं की जा सकती, उसके उस पर्टिकुलर लैंड के फर्टिलिटी को इंक्रीज करके वहाँ पर फार्मिंग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि लैंड क्या कर हो गया, लैंड इंक्रीज हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लैंड इज फिक्स्ड। इसका मतलब है कि पालमपुर विलेज में कोई भी आइडल लैंड नहीं है। जितने भी आइडल लैंड थे, जितने भी वेस्ट लैंड थे, सभी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करके वहाँ पर फार्मिंग की जा रही है। तो कोई भी एक्स्ट्रा लैंड वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से पालमपुर विलेज में लैंड कैसे है, फिक्स्ड है। ओके, चलिए और हम आगे देखते हैं। 75% पीपल फार्मर आर फार्म लेबरर्स। इसका मतलब है कि पालमपुर विलेज में जो रहने वाले टोटल 450 फैमिली में के जितने टोटल पीपल हैं वहाँ के 75% पीपल कैसे हैं, फार्मर हैं या तो फार्म पर लेबर हैं, डिपेंड्स ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड विथ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। इसका मतलब है कि वहाँ के जो पालमपुर विलेज के जो 75% पॉपुलेशन है वह फार्मिंग या फार्म लेबर है, जो मेनली एग्रीकल्चर पर अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड है। और वहाँ की एग्रीकल्चर का जो नेचर है, ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग की वजह से लो प्रोडक्टिविटी है। मीन्स जो पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग काम तो कर रहे हैं, ज़्यादा एरिया पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन है वह बहुत लो है। प्रोडक्टिविटी लो है तो टोटल प्रोडक्शन भी लो है। ओके, सेकंड, ड्यूरिंग 1970s टू 60s टू 70s। ओके, आप जानते हैं यह एक बहुत हिस्टोरिकल एरा है जहां पर इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। ओके, तो 1960s टू 70s में इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आता है, जो थर्ड 5 ईयर प्लान में आता है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्लोगन है जिसका नाम है जय जवान जय किसान। जैसे जवान की बात करते हैं, जय जवान, इसका मतलब कि कंट्री का जो प्रोटेक्शन है, वह जो कंट्री का जो बॉर्डर को कौन प्रोटेक्ट करेगा, हमारे आर्मी सोल्जर्स करेंगे। और जय किसान का मतलब है कि जो हमारा फूड की सिक्योरिटी है, जो हमारे खाने पीने की व्यवस्था है, कौन अवेलेबल करवाएगा, फार्मर करवाएगा। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा क्या आया, थर्ड 5 ईयर प्लान कब से शुरू होता है, 1970 60 टू 70s के टाइम में होता है।
ओके, जिसमें आपका लाल बहादुर शास्त्री जी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके डेथ के बाद फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और इंडिया में एम एस स्वामीनाथन, जो अभी 2024 में भारत रत्न से अवार्ड किए गए हैं। ओके, उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन किया था, इसलिए इंडिया के एम एस स्वामीनाथन इंडिया के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। ओके, चलिए तो बात करते हैं कि ड्यूरिंग 1960 टू 70s इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स, इसका मतलब कि जो टोटल एरिया, जो कल्टिवेटेड एरिया था वो कितना है, 200 हेक्टेयर है। कहाँ पर, पालमपुर विलेज में। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात करें, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 100 मीटर इंटू 100 मीटर, इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि 200 हेक्टेयर कल्टिवेटेड लैंड वाज इरिगेटेड, इसका मतलब जो 200 कल्टिवेटेड लैंड है पालमपुर विलेज में, वो कैसा लैंड है, इरिगेटेड लैंड है। इसका मतलब है कि वहाँ पर वेल इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल है, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं इसके बाद की टॉपिक क्या आती है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सब टॉपिक की, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या जो एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया है, क्या कोई फार्मर उस पर्टिकुलर एरिया को यूज करके जितना प्रोडक्शन उस पर हो रहा है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। तो आप कह सकते हैं एस, पहला क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से, और सेकंड क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड कब आया, आपके ग्रीन रिवोल्यूशन में आया, कब, 1960s टू 70s के टाइम में। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की पहला। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग जब कोई फार्मर अपने पर्टिकुलर लैंड एरिया पर फार्मिंग करता है, खेतों की बुआई करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न करते हैं। ओके, अगर हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रॉपिंग पैटर्न को देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिमिलर और सेम क्रॉपिंग पैटर्न है, जिसमें हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ खरीफ और रैनी सीजन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रैनी सीजन है वो आपके अर्थ पर जो सीजन है वह प्लेस टू प्लेस और एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया के इंडिया के सीजन की बात करें और ऑस्ट्रेलिया के सीजन की बात करें, तो उसका जो लोकेशन है इंडिया के अलग अलग लेटीट्यूड पर होने की वजह से अलग अलग सीजन होंगे। तो जब हो सकता है हमारे यहाँ रैनी सीजन हो तो उनके यहाँ विंटर सीजन हो सकता है, हमारे यहाँ विंटर सीजन है तो उनके यहाँ रैनी सीजन और समर सीजन हो सकता है। तो इसी वजह से हम खरीफ को रैनी सीजन कहेंगे। रैनी सीजन किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जब भी होगा, हमारे, मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मान लेते हैं जून से लेकर के अक्टूबर तक की बात अगर करें, जून से लेकर के अक्टूबर तक की बात करें कि ये रैनी सीजन है, तो जरूरी नहीं कि यह रैनी सीजन ऑस्ट्रेलिया में भी इसी टाइम पर होता है। ओके, चलिए तो थोड़ा से अब इस टॉपिक को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन न करते हुए हम लोग सीधे सीधे और टॉपिक पर ही आते हैं। ओके, तो खरीफ और रैनी, इसका मतलब ये हो गया कि हम रैनी सीजन पर्टिकुलर प्लेस और लोकेशन की बात करेंगे। तो जो खरीफ है या रैनी सीजन में जो फार्मर के द्वारा क्रॉप्स सो की जाती हैं वो कैसे हैं, जोवर है, बाजरा है, राइस एक्सेट्रा। राइस को पैडी भी कहा जाता है। और ये सोन ऑफ मंथ क्या है, जून टू जुलाई। अगर हम कहें कि जोवर, बाजरा एंड राइस इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कब बोई जाती हैं, तो जून टू जुलाई के महीने में इसको बोई जाती है। एंड हार्वेस्ट, इसकी कटाई कब की जाती है, सितंबर टू अक्टूबर के महीने में, कभी कभी नवंबर और दिसंबर के महीने में भी चला जाता है। यह लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। ओके, चलिए सेकंड, रबी और विंटर सीजन। रबी और विंटर सीजन, ओके, इसका मतलब कि पर्टिकुलर प्लेस पर जहां पर भी विंटर सीजन होगा
उस वहाँ पर जो क्रॉप प्रोड्यूस किए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, रबी सीजन और विंटर सीजन। ओके, हो सकता है कि हमारे यहाँ जून में गर्मी हो रही है तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर क्या हो रही होगी, विंटर हो रही होगी। तो जिस एरिया में विंटर हो रहा होगा उस एरिया पर जो क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रबी सीजन और विंटर सीजन। तो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ पर व्हीट, पोटैटो, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये जो क्रॉप्स हैं कौन से सीजन के हैं, रबी या विंटर सीजन के हैं, जिसका सोन ऑफ मंथ क्या है, अक्टूबर टू दिसंबर है। मीन्स यहाँ पर व्हीट, पोटैटो, ग्राम, पी, मस्टर्ड ये कौन से सीजन में बोई जाती हैं, तो अक्टूबर टू दिसंबर के सीजन में बोई जाती हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें, इसकी बात करें हार्वेस्ट कब की जाती है, तो आप जानते हैं कि रबी सीजन की जो क्रॉप्स हैं हार्वेस्ट मार्च टू अप्रैल में की जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर प्लेस पर मई में भी की जाती हैं। अब नेक्स्ट थर्ड क्रॉपिंग पैटर्न दैट इज जैद। ओके, जैद जो क्रॉपिंग पैटर्न है इसको हम लोग कैश क्रॉप और कॉमर्शियल क्रॉप कहें, तो स्पेशली अगर कुछ एग्जांपल के थ्रू समझें तो शुगर केन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर्स क्रॉप्स किस कैटेगरी में आते हैं, जायद के जायद क्रॉप्स के कैटेगरी में आते हैं, जो कब सोन किए जाते हैं, मार्च टू अप्रैल। मार्च टू अप्रैल इसका मतलब रबी सीजन से जब हम रैनी सीजन की तरफ जाते हैं। देखिए रबी सीजन कहाँ खत्म हो रहा है, मार्च टू अप्रैल। उसके बाद कब ये शो किया जाएगा, जून टू जुलाई। तो अप्रैल से लेकर के मार्च एंड अप्रैल से लेकर के जून टू जुलाई का जो समय है, उस समय में जो खेती की जाती है उसको कौन सी खेती कहते हैं, जायदाद जैद की खेती कहते हैं, जो मार्च टू अप्रैल में सोन की जाती है एंड मई टू जून में क्या की जाती है, हार्वेस्ट की जाती है। ओके, आई होप कि आपको बहुत सिंपली वे में क्रॉपिंग पैटर्न समझ में आ गया है। ओके, एक नोट पॉइंट है यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड, और वो टॉपिक से रिलेटेड जो नोट पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि नोट to grow more than one crop on a piece of land during the same year is known as multiple cropping. Okay, अगर हम किसी एक सीजन में एक टाइम पर एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं तो ऐसे फार्मिंग मेथड को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर लैंड एरिया है, आप जानते हैं फार्मर इसमें व्हीट मान लीजिए लगाया है, तो कुछ मेड़ टाइप का बनाता है, इस तरह से उसका पार्टीशन करता है। इसमें मस्टर्ड भी यहाँ पर उसको लगा जा सकता है, यहाँ पर वो मस्टर्ड भी लगा सकता है इसके किनारे किनारे। तो यहाँ पर वो व्हीट के साथ साथ मस्टर्ड का भी प्रोडक्शन कर सकता है। कुछ वेजिटेबल्स मान लीजिए लगाया है। ओके, मान लेते हैं कि अगर हम कोई फार्मर है वो पपैया की खेती कर रहा है, पपैया, तो पपैया तो ऊपर चला जाएगा और साथ ही साथ उसके नीचे वो पोटैटो ग्रो कर सकता है इस तरह से। इसका मतलब है कि मोर देन वन क्रॉप एक फार्मर एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक साथ कर सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इससे टोटल प्रोडक्शन ऑन सेम लैंड एरिया पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ गई है, आ ही गई होगी, क्यों नहीं आएगी, आप लोग इतना ओके ध्यान से देख रहे हैं तो बिल्कुल आएगी। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन की। ग्रीन रिवोल्यूशन में कुछ फैक्ट्स हैं जिसको बहुत ज़रूरी है जानना और याद भी रखना। द ग्रीन रिवोल्यूशन दैट इज GR आर, ओके, नॉर्मन बोरलॉग यूएसए, इसका मतलब नॉर्मन बोरलॉग जो यूएसए के रहने वाले थे, इज द फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, जो वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर रहे। इन्हीं का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर के डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आए, इसीलिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत का, इंडिया का क्या कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर क्या कहा जाता है। तो सेकंड पॉइंट कह सकते हैं कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत रत्न 2024, अभी 2024 में ही इनको भारत रत्न दिया गया। इज फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, इनको इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट फेज कब आया,
फर्स्ट फेज आया 1960s 60s टू 70s, ओके एस began in 1960s to 70s third 5-year plan under the leadership of PM LB Shastri. LB Shastri means लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी। इसका मतलब है कि जब लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पीएम बनते हैं, तो उसी समय थर्ड 5-year प्लान में इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें स्पेशली फूड क्रॉप्स, ओके, फूड क्रॉप्स और फूड ग्रेन क्रॉप्स, व्हीट एंड राइस, क्या व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जाती है। ओके, थर्ड की बात, फोर्थ पॉइंट है इंडिया इंपोर्टेड 18,000 टन्स ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको। इसका मतलब कि मैक्सिको से इंडिया व्हीट को प्रोड्यूस करने के लिए एक नए टाइप के सीड्स को लाया, जिसका नाम है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऐसे सीड्स जो लेस इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है और जिसकी प्रोडक्टिविटी मोर होती है। सपोज अगर ट्रेडिशनल सीड्स की बात करें, वन ट्रेडिशनल सीड्स प्रोड्यूस 40 सीड्स, ओके, तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे वह आने के बाद 1 सीड्स इक्वल्स टू 150 सीड्स हो गए। इसका मतलब कि 3 to 4 टाइम प्रोडक्शन क्या हो गया, तेजी से बढ़ गया। तो इंडिया में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी फूड सिक्योरिटी की, जो इंडिया एक समय बहुत पुअर कंट्री होता था, जिसके पास खाने पीने की व्यवस्थाएं बहुत ठीक लेवल पर उपलब्ध नहीं थी, तो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से इंडिया की जो फूड प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई, जिससे इंडिया में बफर स्टॉक बढ़ने लगे। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। स्टेट्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s टू 70s, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसका मतलब कि जब मैक्सिको से 18,000 टन व्हीट सीड्स का लाया गया, ओके, तो उसको कहाँ पर शो किया गया, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बोया गया। और उसका रिजल्ट यह हुआ कि जहाँ ट्रेडिशनल सीड्स 1 सीड्स बोने के बाद 40 सीड प्रोड्यूस करते थे, अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आने के बाद 1 सीड से 150 सीड्स प्रोड्यूस होने लगे, मीन्स मतलब ज़्यादा होने लगे। ऐसा नहीं कि फिक्स अमाउंट है, ऐसा कोई बात नहीं हो। ओके, अगर हम लोग बात करें सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फिर दोबारा लाया गया इंडिया में एक फेज और ग्रीन रिवोल्यूशन का, तो वह टाइम क्या है 1970s टू 80s, जहां पर इंडिया के और भी स्टेट्स को इंक्लूड किया गया, लाइक हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओके, कर्नाटका, ओके, इन सब स्टेट में लाया गया, जिसकी वजह से इंडिया में धीरे धीरे जो फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम थी, फूड की प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरह से क्या होने गई, खत्म हो गई। अब इंडिया के पास इतना ज़्यादा बफर स्टॉक है कि इंडिया में अगर 5 ईयर तक कोई भी क्रॉपिंग नहीं की जाए, पूरी तरह से पूरे इंडियंस को बैठा करके खिलाया जाए, तो भी हमारे पास फूड की कमी नहीं होगी। ओके, लेकिन अब इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि अब बैठ करके खाना है कि भाई 5 ईयर का प्रोडक्शन हो गया है। ओके, चलिए अगर हम लोग आगे बात करें अब नेक्स्ट टॉपिक की, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ओके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड ये बहुत एक सिंपल सा टॉपिक है। जब हम ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद नए टेक्निक से फार्मिंग के अपना लिए, तो इसी टेक्निक को हमने क्या कहा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहा। तो हम लोग कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ओके, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा टू प्रोड्यूस अ क्रॉप इज नोन एज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ओके, इसका मतलब है कि जब किसी पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज किया जाए, पूरा एक साथ मिलाकर के यूज किया जाए, समय समय पर जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो
ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहते हैं। तो आप इस फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है, ये ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी का फिगर है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में, एक नोट पॉइंट निकल करके आता है, वो आता है कि द फील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज, इसका मतलब जो ट्रेडिशनल सीड्स थे वह पर हेक्टेयर 1300 केजी प्रोड्यूस करते थे टू 3200 केजी पर हेक्टेयर विथ हाई हेल्डिंग वैरायटी सीड्स। लेकिन जब इंडिया में हाई हेल्डिंग वैरायटी सीड्स लाया गया तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि नियरली 3 टाइम्स प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। 3 टाइम्स नहीं बढ़ा तो 2.5 टाइम्स बढ़ गया। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप जानते हैं कि 300 डिवाइडेड बाई 3200 डिवाइडेड बाई 1300, ओके। तो आप इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो नियरली 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, विल द लैंड सस्टेन, ओके, व्हाट विल द लैंड सस्टेन, क्या जो लैंड है वो सस्टेन है, फिक्स्ड है? तो लैंड कभी फिक्स्ड हो नहीं सकता, ओके। इसका मतलब कि जो पर्टिकुलर लैंड एरिया है उसके यूज पर डिपेंड करता है कि वह सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा। अगर पहले से कम एरिया कर लिया गया तो चेंज हो जाएगा, पहले से ज़्यादा एरिया कर लिया गया तो भी चेंज हो जाएगा, सेम एरिया पे किया जाएगा तो सस्टेन तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, द नेचुरल रिसोर्स लैंड ओवर यूज ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ओके। जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया तो जो लैंड है वो ओवर यूज होने लगा। ओवर यूज कैसे होगा भाई, एक ही लैंड एरिया है, पहले जो ट्रेडिशनल फार्मर थे 1 ईयर 1 क्रॉपिंग करते थे, अब क्या हुआ कि सीजनल वाइज क्रॉपिंग हो रही है। वन लैंड, रैनी सीजन, खरीफ सीजन, रबी सीजन, विंटर सीजन एंड जायद। इसका मतलब है कि हम खरीफ, रबी एंड जायद तीनों 1 ईयर में 3 क्रॉपिंग पैटर्न को यूज कर रहे हैं सेम लैंड पर। इसका मतलब मान लीजिए कि हमारा लैंड एरिया है, इस पर विंट रैनी आया तो भी हो गया, विंटर आया तो भी हो गया, उसके बाद जैद, जैद के सीजन में, तीनों सीजन में सेम लैंड एरिया यूज हो रहा है। जब तक मॉडर्न फार्मिंग मेथड नहीं आया था तो क्या हो रहा था, सिर्फ कोई एक सीजन का क्रॉप उस पर्टिकुलर लैंड एरिया पर प्रोड्यूस किया जा रहा था, ओके। चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं। देयर इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का इतना ज़्यादा यूज होने लगा जिसकी वजह से नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। ओवर यूज ऑफ इरिगेशन सिस्टम, बहुत तेजी से वाटर निकलने लगा, कहाँ से, ग्राउंड से, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला गया, ओके। और साथ ही साथ क्या हुआ, इट काज्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। जब नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीज कर जाएगी तो सीधी सी बात है जो कमिंग जनरेशन होगा उस पर जब खेती करने आएगा तो उसको ओवर और वेरी मास क्वांटिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, क्रॉपिंग के लिए और फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पॉइंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। थोड़ा सा यहाँ पर बात करें, इट इज नॉट बिटवीन, इट मस्ट बी एमंग, ओके। अगर अंग्रेजी ग्रामर से देखें तो यहाँ पर एमंग होगा क्योंकि मोर देन वन फार्मर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अगर आप टोटल फैमिलीज देख रहे हैं, ये फिगर ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, तो आप देख रहे हैं कि जो फार्मिंग का एरिया है टोटल पालमपुर विलेज में, वहाँ पर स्मॉल फार्मर कुछ इस तरह से हैं और जो लार्ज फार्मर हैं उनके जो प्लॉट हैं क्या है, बिग इन साइज है, ओके। तो अगर हम बात करें टोटल फैमिलीज कितनी थी, आपने पहले ही पढ़ा कि देयर आर 450 फैमिलीज इन पालमपुर विलेज।
जिसमें से 150 फैमिलीज कैसे हैं, लैंडलेस फैमिली हैं। ऐसी फैमिली 150 ऐसी फैमिली है जिसके पास कोई भी लैंड एरिया नहीं है, मतलब रहने के लिए हो सकता है लेकिन खेती करने के लिए नहीं है। सेकंड, 250 फैमिलीज कल्टीवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज, मतलब 250 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास लैंड एरिया की जो साइज है वह लेस देन 2 हेक्टेयर है। टू ओके। थर्ड, 60 फैमिलीज कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, 60 फैमिली ऐसे हैं जो जो कैसे हैं, जो 2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया पर खेती करते हैं। एंड 10 फैमिलीज कल्टीवेट 10 और मोर देन 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड, और 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 10 और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया है जिस पर वो खेती करते हैं, वो खुद भी खेती करते हैं, और जो स्मॉल फार्मर्स हैं और लैंडलेस फार्म फैमिलीज हैं वहाँ से वो लेबर को हायर करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या आता है। आगे जो सब टॉपिक है आपके, ओके, हु विल प्रोवाइड द लेबर। ओके, तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, बहुत सीधी सी बात है, या तो लैंडलेस फार्मर, लैंडलेस फैमिली लेबर को प्रोवाइड करेगा जिसके पास कोई खेती नहीं है, ऐसे लोग दूसरे के यहाँ काम करने जाएंगे, या तो दूसरी बात यह है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने काम को पूरा करने के बाद जो उनके पास टाइम बचेगा वह इस मीडियम और लार्ज फार्मर के यहाँ खेती करने जाएंगे। ओके, तो लेबर का कौन प्रोवाइड करेगा, लैंडलेस फैमिलीज एंड स्मॉल लेबर्स। ओके, तो लेबर इज नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। आप जानते हैं कि फार्मिंग के लिए और किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इनपुट है वो क्या है, लेबर है। आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा टास्क को कंप्लीट करने के लिए कम से कम एक लेबर की जरूरत होगी। आप ऑटोमेटिक मिसाइल भी बना दें तो बटन प्रेस करने के लिए एक बार तो एक लेबर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब लेबर कहीं न कहीं एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में रहेगा हमेशा। यस, तो आप जानते हैं कि फार्मिंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फिजिकल वर्क किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फार्मिंग इज रिलेटेड टू हार्ड वर्क। फार्मिंग में हार्ड वर्क किया जाता है, फिजिकल वर्क किया जाता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हार्ड वर्क। और आप जानते हैं एजुकेशन में स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, स्मार्ट वर्क एंड मेंटल वर्क करने की ज़रूरत है, जबकि फार्मिंग में फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत है। फिजिकल वर्क इज रिलेटेड टू जनरली हार्ड वर्क। ओके, तो अगर हम हार्ड वर्क को बात करें तो जो स्मॉल फार्मर्स विथ देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड और लैंड। ओके, जो स्मॉल फार्मर है वह अपने फैमिली के साथ अपने फील्ड पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। और आप जानते हैं कि जब फार्मर अपने फैमिली के साथ खेती करते हैं तो क्लास 10th के जो बुक में आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ आप जियोग्राफी में पाएंगे, एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या पाएंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, इस बात इस बात को जानिएगा कि जब फार्मर अपने फैमिली के साथ अपने लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग करता है तो ऐसे फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सेकंड है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। ओके, मीडियम एंड लार्ज फार्मर, तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है, जिस मीडियम और लार्ज फार्मर कैसे फार्मर हैं, जिसके पास 2 और मोर देन 2 हेक्टेयर एरिया है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया है तो मीडियम फार्मर है, और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया है तो लार्ज फार्मर है। अब एक क्या काम करते हैं, हायर फर्म लेबरर्स, वो अपने फर्म पर अपने खेत पर लेबर को हायर करते हैं काम करने के लिए, टू वर्क ऑन देयर फील्ड, मतलब अपने खेत पर काम करने के लिए कहाँ से लेबर हायर करते हैं, स्मॉल फार्मर है, लैंडलेस फैमिली से लेबर को हायर करते हैं। ओके, कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज एंड स्मॉल फार्मर्स, जो कहाँ से आते हैं, लैंडलेस फैमिली से आते हैं या स्मॉल फार्मर से आते हैं, क्योंकि उनके पास खेती ही कम है, लैंड एरिया कम है, तो सीधी सी बात है उनका काम कंप्लीट हुआ, अब फ्री का बैठे हैं तो कहाँ चले गए काम करने, मीडियम एंड लार्ज फार्मर के पास। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सॉरी। ओके, नेक्स्ट दैट इज
द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ओके, कैपिटल, कैपिटल का कई मतलब होगा। कैपिटल इज रिलेटेड टू मनी, कैपिटल इज रिलेटेड टू फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग कैपिटल को स्पेशली, आप जानते हैं मनी इज ए वर्किंग कैपिटल, और मनी एक ऐसी कैपिटल है जिससे अदर कैपिटल को भी हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इसलिए मनी को कैपिटल के रूप में दिखाया गया है। ओके, तो मनी द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग में जो रिक्वायर मोर मनी और कैपिटल, फार्मिंग में जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है या बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, मनी लगता है या कैपिटल लगता है। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कहाँ से पैसा अरेंज करते हैं, तो स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो पैसा, वो कैपिटल को अरेंज करने के लिए, इनपुट्स को अरेंज करने के लिए पैसा उधार लेते हैं। पैसा उधार लेते किससे हैं, बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो पैसा लार्ज फार्मर से, मनी लैंडर और ट्रेडर से उधार लेते हैं। पे विथ हाई इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स, और जो पैसा उधार लेते हैं इसी को लोन कहते हैं। उधार लिया गया चीज को, उधार लिए गए सभी सामान को क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। तो पैसा उधार लिया तो पैसा भी लोन हुआ, और इस लोन पर उसको हैवी इंटरेस्ट मीन्स एक्स्ट्रा मनी उसको देना पड़ता है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। ओके, और जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैं उनके पास जो कैपिटल और मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे फुलफिल होती है, यूज देयर ओन सेविंग टू अरेंज कैपिटल। वो जो उनके पास पहले अपने क्रॉप्स को सेल किए हैं, उस क्रॉप से जो उनके पास सेविंग हुई है उसको अपने फार्मिंग में यूज करते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ओके, इसका मतलब कि जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स है उसको फार्मर कैसे सेल करता है। तो पहले ये देख लीजिए कि द फार्मर्स रिटेन, रिटेन मीन्स कीप एज रिजर्व अ पार्ट ऑफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस प्रोडक्शन। इसका मतलब कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है फार्मर का, वो अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए, जितना उसके फैमिली का 1 ईयर का कंजप्शन है उतना व्हीट अपने पास रख ले रहा है रिजर्व के फार्म में। बाकी जो उसको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको मार्केट में सेल कर देता है। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन कहते हैं। तो हम लोग अगर एक फार्मूले के थ्रू समझें तो सरप्लस प्रोडक्शन इज टोटल प्रोडक्शन माइनस रिटर्न प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ओके, मीन्स ऐसे प्रोडक्शन जो सेल्फ कंजप्शन, टोटल प्रोडक्शन में से ऐसे प्रोडक्शन जो सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लिए जाते हैं उसको माइनस कर दिया जाए तो जो बचा प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन कहते हैं। बहुत आसानी से आप लोग समझ रहे हैं, बस बने रहिएगा। बस अब जल्दी खत्म होने वाला है, अब लास्ट टॉपिक चल रही है आपकी। ओके, लास्ट टॉपिक का नाम है नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। आप जानते हैं फार्मिंग के साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉन फार्म एक्टिविटीज आपको टू सेक्टर को क्या करता है, कवर करता है, जैसे सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो देयर आर 25% पीपल वर्किंग इन नॉन फार्म एक्टिविटीज लाइक डेयरी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा इन पालमपुर। अगर पालमपुर विलेज के हाइपोथेटिकल स्टोरी के थ्रू अगर हम देखें तो जो पालमपुर विलेज में जो नॉन फार्म एक्टिविटी की जाती है वहाँ पर डेयरी प्रोडक्शन फॉर मिल्क। ओके, सेकंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पर छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग वर्क किए जाते हैं। शॉपकीपर, वहाँ पर शॉप हैं जो जहाँ पर शॉपकीपिंग की जाती है। ट्रांसपोर्ट, आप जानते हैं वहाँ पर रोड है तो रोड पर चल, आप पालमपुर रायगंज से शाहपुर जाता है जो रोड वेल कनेक्टेड है, वहाँ पर उस रोड पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये सब नॉन फार्म एक्टिविटी अवेलेबल हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा बस बचा हुआ है एक और स्लाइड। ओके, नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। तो पालमपुर के स्टोरी के थ्रू अगर हम नॉन फार्म एक्टिविटीज को देखें जो खेती से संबंधित नहीं है, खेती को छोड़ करके बाकी सेक्टर से संबंधित है,
तो पहला काम वहाँ पर डेयरी होता है। डेयरी स्पेशली वहाँ पर बफेलो मेंशन है, मतलब काउ नहीं मेंशन है, सिर्फ बफेलो भैंस मेंशन है, जिसमें हम बफेलो क्या करती है, अपना फीड करती है। फीड क्या क्या करती है, ग्रास फीड करती है, जोवर एंड बाजरा फीड करती है। मीन्स डेयरी के लिए जो पालमपुर विलेज के फार्मर हैं वो ग्रास, जोवर एंड बाजरा का प्रोडक्शन करते हैं फीडिंग के लिए। किसके फीडिंग के लिए, बफेलोज के फीडिंग के लिए, जिससे वो डेयरी का प्रोडक्शन में मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, डेयरी में मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं, सेकंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। सेकंड नॉन फार्म एक्टिविटीज जो पालमपुर में है, तो वहाँ पर 50 फैमिलीज क्या काम करते हैं, 50 पीपल्स आर इंगेज, सॉरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में पालमपुर विलेज के टोटल 50 पीपल क्या है, इंगेज हैं। ओके, थर्ड शॉपकीपर। शॉपकीपर मीन्स होता है दुकान को अगर हम कहें, शॉप को कहें, तो शॉपकीपिंग में आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इस पे सर्विस को तो एक्सचेंज नहीं की जा सकती, तो स्पेशली हम कह सकते हैं कि गुड्स का एक्सचेंज किया जा सकता है। अब पालमपुर के स्टोरी में कौन कौन से गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, या शॉपकीपर पर शॉपकीपर कौन कौन से गुड्स को सेल करता है, तो आप जानते रहिए कि राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल एंड क्लॉथेस को सेल करता है शॉपकीपर। ओके, और लास्ट में अगर हम देखें कि ट्रांसपोर्ट, तो पालमपुर विलेज में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप जानते हैं रिक्शा, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बुलक कार्ट्स एंड बग्गी, इतने इतने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। आई होप कि आप लोग को पूरी तरह से फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स क्लास 9 की पूरी तरह से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।